हेलो एवरीवन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो ब्रांच पॉइंट। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ब्रांच ऑफ अ मल्टी वैल्यूड फंक्शन की और नेक्स्ट में हम बात करेंगे ब्रांच कट की। ठीक है, तो हम बात करना चाहते हैं ब्रांच पॉइंट की क्योंकि हम मल्टी वैल्यूड फंक्शन पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक हमेशा साथ में चलते हैं। जैसे फर्स्ट वन मल्टी वैल्यूड फंक्शन, सेकंड ब्रांच, थर्ड इज द ब्रांच पॉइंट एंड फोर्थ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच कट। ये पूरा का पूरा जाल जो है मल्टी वैल्यूड फंक्शन का चलता है, साथ में पूरा कॉम्बो एक साथ आता है। मल्टी वैल्यूड फंक्शन, देन ब्रांच पॉइंट एंड ब्रांच कट, या मल्टी वैल्यूड फंक्शन, या फिर उसके बाद ब्रांच पॉइंट, या फिर ब्रांच कट, और चाहो तो ब्रांच को ब्रांच कट के बाद में भी ले जाके रख लो, जैसा मन करे वैसा कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं कि ब्रांच पॉइंट क्या होता है मल्टी वैल्यूड फंक्शन का। एक बार डेफिनेशन नहीं पढ़ते, केवल एक एग्जांपल से समझते हैं, एक या दो एग्जांपल से हम समझते हैं और फिर मैं आपको बताता हूं क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं, एक मेरे पास एग्जाम्पल है एफ जेड इक्वल टू रूट जेड, मोस्ट फेमस एग्जाम्पल। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपका पुनुस्वामी वाला जेड प्लस 2 पाई आटा सिंपली रिप्लेस करते हैं, और एक आपका जो आपका शायद उसमें गिवन होता है सॉम सीरीज में, वो क्या करता है ग्राफ बनाता है और थीटा से थीटा प्लस 2 पाई से रोटेशन करके वो दिखाता है। दोनों आप कर सकते हो। तो अगर मैं इसमें बात करूं आर्गुमेंट ऑफ एफ जेड इक्वल टू होगा हाफ ऑफ रूट ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड। चलिए यहां तक ठीक है। हमने क्या किया था, जेड लिया था, जेड एट दिस पोजीशन, दिस इज द एंगल थीटा। आर्गुमेंट ऑफ जेड एट 0, इसका मतलब ये है, और पहले थीटा रहता है और फिर थीटा प्लस 2 पाई करते हैं, मतलब फिर 2 पाई का चेंज करते हैं। चलिए, और जब वो इक्वल नहीं आते तो हम क्या कह देते हैं कि वो क्या कह देते हैं, इसका एंगल कितना आ रहा है थीटा, इसका थीटा प्लस का 2 पाई आर, दो पोजिशनल इक्वल नंबर है। मैंने दोनों डेफिनेशन आपको बताई है। इफ एफ ऑफ जेड वन नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जेड टू, then we say fz is a multi-valued function where fz1 and z2 are positionally equal number. ठीक है, here easily we can see कि f of z1 not equal to f of z2 है। This implies fz is multi-valued function। ये तो कोई खासा इशू नहीं है क्योंकि ये पहले से भी मल्टीवैल्यूड हम जानते हैं। ठीक है, हमने देखा था अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन आपको चाहिए हाफ ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड एट 0 चाहिए। ठीक है, जब पुनुस्वामी में भी करते हो थीटा से थीटा प्लस 2 पाई, तो आपको जेड को अराउंड ओरिजिन ही रोटेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो आपको आर्गुमेंट थीटा से थीटा प्लस 2 पाई लाने के लिए सेंटर को 0 मानना पड़ा बिकॉज ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड एट 0 की रिक्वायरमेंट पड़ी। मतलब आपने 0 के अराउंड एक छोटा सर्किल बनाया और उसी पॉइंट पे वापस बन के आ गए। चलिए, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप अराउंड 0 रोटेशन किया और उसी पॉइंट पे वापस आने के लिए एक छोटा सर्किल बनाया, जिसके लिए आपने ओरिजिन भी इंक्लूड किया ताकि 2 पाई का चेंज कंसीडर आप कर पाओ। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, एफ जेड इक्वल टू जेड की पावर -1 की पावर 1/3 इज आल्सो मल्टीवैल्यूड फंक्शन। ये मैं करा चुका हूँ, प्रूफ करा चुका हूँ। ठीक है, और इसके लिए भी अगर मैं एक स्टेप और आगे लिख के चलूँ, आर्गुमेंट ऑफ एफ जेड इक्वल टू हाफ 1/3 आर्गुमेंट, या सिंपली आर्गुमेंट ऑफ जेड -1 की पावर 1/3 लिख लेते हैं। छोड़ो, यहीं पे छोड़ लेते हैं भी, ना भी करो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आर्गुमेंट ऑफ जेड एट 1 की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। आर्गुमेंट ऑफ जेड एट 1 की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, मतलब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे भी आर्गुमेंट ऑफ जेड एट 1 की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। मतलब यहाँ पे जब थीटा से थीटा प्लस 2 पाई का चेंज करोगे तो जेड को 1 सेंटर मान के रोटेट होना पड़ेगा। जेड को 1 सेंटर मान के रोटेट होना पड़ेगा, रोटेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब ये कि यहाँ पे 1 लिया, ये 1 लिया, रेडियस आप कुछ ले लोगे आर आप क्या ले लोगे, मान लेते हैं आपका आर है, यहाँ से यहाँ तक आपका जेड है,
ये एंगल थीटा, ये आपका जेड है। रेडियस आप जो लोगे 1 से बड़ी लोगे तभी आपका ओरिजिन इंक्लूड होगा, ओरिजिन इंक्लूड नहीं हुआ तो 2 पाई का चेंज कंसीडर नहीं किया जाता। ये Z1 आया और ये Z2 आया, इसका एंगल थीटा होगा, इसका एंगल थीटा होगा, थीटा 2 होगा, मीन्स थीटा प्लस 2 पाई होगा। और इसे इस पोजीशन को बोलेंगे, अगर इस पोजीशन में बोलेंगे तो लिखा जाएगा क्या, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस 1 इक्वल टू थीटा और आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस 1 इक्वल टू थीटा प्लस का 2 पाई। चलिए ऐसा ही हम लिखते हैं। डन, समझ गए। इसे भी रफ कर देते हैं थोड़ा, चलो समझ में आया। और ले जाके हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, एफ ऑफ Z1 एफ ऑफ Z2 दोनों का आर्गुमेंट अलग अलग आ जाता है, तो ये आपका मल्टी वैल्यूड हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए इन दोनों केस में अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन, अकॉर्डिंग दिस रूल या मल्टी वैल्यूड फंक्शन, आपने सेंटर सर्किल जो बनाया है, आपने जेड को रोटेशन जो स्टार्ट किया थीटा से थीटा प्लस 2 पाई तक लाने के लिए आपको सेंटर 1 पे रखना पड़ा जेड नोट को। क्यों? दिस द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या रिक्वायरमेंट थी, इसमें जेड माइनस 0 मतलब सेंटर क्या रखना पड़ेगा सर्किल बनाने के लिए, सेंटर 1 रखना पड़ेगा और इसमें सेंटर आपको 0 रखना पड़ेगा। ये रिक्वायरमेंट होती है आपकी किसकी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ऐसा करने पे मैं उसी पॉइंट पे वापस आया, दो पोजिशनली इक्वल नंबर मिले और उससे आपको दिख गया कि ये इक्वल नहीं है, तो ये मल्टीवैल्यूड फंक्शन बन गया। सिमिलरली यहाँ पे भी देखा था आपने, Z1 से रोटेशन स्टार्ट किया, Z2 वापस आया, दोनों आपके पोजिशनल इक्वल नंबर थे, बट इनके लिए f ऑफ Z1 नॉट इक्वल टू f ऑफ Z2 आया और ये आपका मल्टीवैल्यूड फंक्शन बन गया। ठीक है, दोनों केस में, एक में सेंटर Z नोट है 0 है, इसमें सेंटर 1 है। Z जिस भी सर्किल के अराउंड, जिस भी सर्किल में रोटेशन करता है और जिसका जो सेंटर होता है, Z जिस सर्किल के अलोंग क्या करता है, रोटेशन करता है, उसका कोई सेंटर होता है Z नोट। उस Z नोट के लिए जो मुझे दो पोजिशनली इक्वल नंबर मिलते हैं, जैसे इसका सुनेंगे, यहाँ पे 0 मान के वापस लौट के आया, वापस उसी पॉइंट पे दो पोजिशन इक्वल नंबर मिले, तो मतलब Z किस सर्किल के अलोंग मूव किया, मोड ऑफ Z इक्वल टू R। यहाँ पे किस सर्किल के अलोंग मूव करेगा, मोड ऑफ Z माइनस इक्वल टू R के। यहाँ पे बस R की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है। इस सर्किल का जो सेंटर है ये 1 है, इस सर्किल का जो सेंटर है 0 है। ये जो सेंटर होता है जिसके अलोंग घूमने के बाद, जो सेंटर होता है जिसके लिए मैं क्या बनाता हूँ, सर्किल बनाता हूँ, और जिसके अलोंग ये घूमकर दो पोजिशनली इक्वल नंबर मिल जाते हैं, और जैसे ये पोजिशनल इक्वल नंबर मिलते हैं और मुझे मिल जाता है कि FZ1 नॉट इक्वल टू FZ2 है, तो ये जो Z नोट है, ये जो सर्किल का सेंटर है, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 0। यही क्या बनता है आपका ब्रांच पॉइंट बनता है भाई, यही क्या बनता है आपका ब्रांच पॉइंट बनता है सिंपली। तो दो पोजिशनली इक्वल नंबर फाइंड करने के लिए हम Z का रोटेशन स्टार्ट करते हैं इन अ वे ऑफ सर्किल, एक सर्किल के अलोंग, और इसमें किसी को सेंटर मानना होता है, वो Z नोट होता है, वही क्या बनता है ब्रांच पॉइंट। और ये मैं खुद डिसाइड नहीं करता कि Z नोट मैं कुछ भी ले लूँ, वो खुद अपना क्वेश्चन ही डिसाइड करता है, और ये जो Z नोट होता है यही क्या बनता है भाई, आपका ब्रांच पॉइंट बनता है। यही क्या बनता है भाई, आपका ब्रांच पॉइंट बनता है। देखो, अ मल्टीवैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन डोमेन D इज सेड टू हैव अ ब्रांच पॉइंट Z नोट इन C if when Z describe on a small circle about Z नोट, डिस्क्राइब अ स्मॉल सर्किल अराउंड Z नोट, Z नोट को सेंटर मान के एक स्मॉल सर्किल बनाता है, देन एवरी ब्रांच ऑफ FZ डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू, डज नॉट रिटर्न्स एट इट्स नॉट ओरिजिनल वैल्यू, मतलब अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे नहीं आएगा, मतलब f ऑफ Z1 इक्वल टू f ऑफ Z2 नहीं आएगा।
क्या कर रहा है वो, व्हेन डिस्क्राइब एन स्मॉल सर्किल अबाउट अ जेड नोड देन एवरी ब्रांच ऑफ एफ जेड। मतलब क्या किया, मैंने स्टार्ट किया और उसी पॉइंट पे मैं वापस आया, वो दूसरी ब्रांच बनी मेरी, एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन ब्रांच, इसी ब्रांच पे वापस आया और इस पर मुझे क्या मिल रहा है, वैल्यू सेम नहीं मिल रही, तो इसी को क्या कहते हैं हम, आपका ब्रांच पॉइंट बोलते हैं। ठीक है ना। तो जैसा मन करे आप उसे वैसा बोल सकते हो। दो तरीके होते हैं समझाने के। एक दूसरा तरीका होता है पहले 3D में लेके समझाने का, वो मैं अभी नहीं बताना चाह रहा, कुछ दिन बाद में बताएंगे, तब चीज़ें तब तक समझ में आ जाएंगी। वो आएगा तो और अच्छे से चीज़ें और भी अलग से आती है उसमें। 3D की चीज़ें जल्दी उसमें और भी आएंगी, किसी दिन वीडियो बना के बताएंगे उसमें भी। तो सिंपली इन दिस वे हम देख लेंगे यहाँ पे कि Z1 से रोटेट करके उसी पॉइंट पे वापस आया और वहाँ पे आपको दिखा है कि f ऑफ Z1 इक्वल टू f ऑफ Z2 है, तो ये क्या बनेगा, आपका मल्टी वैल्यूड फंक्शन बन जाएगा। सो इसमें 0 बनेगा, इसमें आपका 1 बनने वाला है। तो z इक्वल टू 1 इज द ब्रांच पॉइंट ऑफ दिस और z इक्वल टू 0 इज द ब्रांच पॉइंट ऑफ दिस। अगर मेरे पास fz, अगर मेरे पास fz अगर मैंने fz मेरे पास ये है, इज मल्टी वैल्यूड फंक्शन, देन ब्रांच पॉइंट ऑफ fz। ये जरूरी नहीं कि डोमेन में बिलोंग करे, जैसे इज मल्टी वैल्यूड फंक्शन ऑन c माइनस 0 एंड ये रूट जेड के डोमेन में भी नहीं है। रूट 1 अपॉन रूट जेड इज अ मल्टी वैल्यूड फंक्शन और उसके ये आपका किस में नहीं है, सिंपली उसके डोमेन में भी नहीं है। ठीक है ना। हाँ, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका फाइंड करना आसान नहीं होता, तो इसके लिए हम एक शॉर्टकट बना लेते हैं। तो सिंपली क्या करते हैं, एक शॉर्टकट होता है, क्या करते हैं ब्रांच पॉइंट फाइंड करने के लिए जनरली हम क्या करते हैं, एफ जेड का डायरेक्टली कर लेते हैं। ठीक है। और ये मेथड सही नहीं होता, जस्ट आ शॉर्टकट। जैसे मुझे एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन रूट जेड का ही फाइंड करना है। ठीक है। इसका मुझे क्या फाइंड करना है, ब्रांच पॉइंट। कुछ और लेते हैं, एफ जेड लेते हैं क्या, साइन इनवर्स जेड। हाँ भाई, ये मल्टीवैल्यूड फंक्शन होता है। इसका हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली फाइंड कर लेते हैं, इज मल्टीवैल्यूड फंक्शन। इसका डायरेक्टली फाइंड कर लेते हैं, ये आएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का जेड स्क्वायर। ठीक है। अब देखो ना, ये इन्फिनिटी चला जाएगा एट जेड इक्वल टू प्लस माइनस 1। दिस इम्प्लाइज जेड इक्वल टू प्लस माइनस 1 आर ब्रांच पॉइंट ऑफ एफ जेड। समझे मेरी बात। हम इसका डायरेक्टली कर लेते हैं, जनरली हम रूल का डायरेक्टली नहीं करते। जनरली हम मल्टी वैल्यूड फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है उसी में हम डायरेक्टली की बात करते हैं, इसलिए ये मेथड सही नहीं कहलाता। जस्ट आ शॉर्टकट मेथड, ये प्रॉपर मेथड नहीं होता। ठीक है। प्रॉपर मेथड आपका लेंथी होता है, इसे रॉन्ग मेथड भी बोला जाता है भाई, इसे रॉन्ग मेथड भी बोला जाता है। तो सिंपली जो भी आपको फंक्शन दिया है उसका डायरेक्टली, अगर वो मल्टी वैल्यूड है, साइन इनवर्स जेड भी आपका मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है। पीरियोडिसिटी से इनवर्स से आ जाएगा, आगे ये बताया जाएगा। तो ये भी आपका मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है। इसका डायरेक्टली करोगे ये आएगा, और जेड इक्वल टू प्लस माइनस 1 पे ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो ये इसके ब्रांच पॉइंट बनने वाले हैं। और ऐसे अगर मैं बात करूँ एफ जेड इक्वल टू लॉग जेड की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है भाई, इज मल्टी वैल्यूड फंक्शन ऑन सी माइनस 0, आगे पढ़ेंगे। देन इसका जो डायरेक्टली आएगा 1 अपॉन जेड आएगा, एंड जो ब्रांच पॉइंट आएगा वो आपका जेड इक्वल टू 0 आएगा। ये आपका जेड इक्वल टू 0 आएगा। क्लियर ना। तो ब्रांच पॉइंट
जनरली हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, फिर से सुनेंगे, दिस इज द नॉट अ परफेक्ट वे, इनफैक्ट दिस इज द रॉन्ग वे। रीजन, जब तक फंक्शन हम नहीं बना लेते, जब तक हम उसकी लिमिट, कंटिन्यूटी और इन सब की बात नहीं करते, डिफरेंशिएटी बात नहीं कर पाते, तो हम ऑब्वियस सी बात है उसकी डायरेक्टिविटी की बात नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इसे रॉन्ग मेथड कहा जाता है। तो सिंपली डायरेक्टिविटी कर लेते हैं और जिन पॉइंट पे प्रॉब्लम करता है उसी को देख लेते हैं, वही उसके ब्रांच पॉइंट बन जाते हैं। तो सिंपली ब्रांच पॉइंट आपके यही होते हैं, वही पॉइंट्स जिसके अराउंड रोटेशन करने पे आपका दो पोजीशन के नंबर आते हैं, और इक्वल आने पे फंक्शन आपका इक्वल नहीं आता, मल्टीपल फंक्शन बन जाता है, तो वो आपका ब्रांच पॉइंट बनता है। दो तरह की डेफिनेशन होती है, एक तो जनरल, ये मैंने आपको बता दी, एक 3D वाली होती है जो ब्रांच यूज करके बताई जाती है। अभी मैं नहीं बताने वाला, उसे किसी दिन बाद में आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, आपको जो डेफिनेशन लिखी थी जनरली वो इसी से कनेक्ट भी होती है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।